लेकिन अभी पाकिस्तान चलते हैं, वहां मौलाना डीजल ने पाकिस्तानी सेना के सरेंडर की शर्मनाक याद दिलाकर असीम मुनीर की काफी बेइज्जती कर दी है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। सबसे पहले इनसे मिलिए। क्या नाम है, ध्यान से देखिएगा। इनका नाम है मौलाना फजलुर रहमान। आपको दिखाने वाले हैं तस्वीर, ये देखिए जरा। पाकिस्तान में लोग इन्हें मौलाना डीजल भी कहते हैं। पाकिस्तान की सियासी और मजहबी दुनिया में इनका बड़ा नाम है। कई मौकों पर यह पाकिस्तान का चक्का जाम कर चुके हैं। लेकिन अब इन्हीं मौलाना डीजल ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर की तसल्ली से क्लास लगा दी है। घर में ही मुनीर की बेइज्जती कर दी है। आप इसे बेइज्जती नंबर 1 भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें युद्ध के मैदान में पाकिस्तान की सबसे बुरी हार दर्ज है। मौलाना डीजल ने असीम मुनीर की जो सरेआम बेइज्जती की है, उससे साफ है कि अब मुनीर पाकिस्तान में मजाक का पात्र बनते जा रहे हैं। लाफिंग स्टॉक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। आपको मुनीर को छलनी करने वाले मौलाना डीजल की कुछ बातों के हाई पॉइंट्स बताते हैं। ध्यान से देखिए। मुनीर की बेइज्जती नंबर 1, एक हिंदू के सामने 90,000 फौजियों ने सरेंडर कर दिया। मुनीर की बेइज्जती नंबर 2, 1971 में सरेंडर से बड़ी बेइज्जती और क्या हो सकती है। मुनीर की बेइज्जती नंबर 3, पाकिस्तानी फौज ने सरेंडर से हमारी नाक कटवा दी। मुनीर की बेइज्जती नंबर 4, मुल्क की मौजूदा माली हालत के लिए मुनीर जिम्मेदार हैं। और मुनीर की बेइज्जती नंबर 5, मुल्क की सियासी गिरावट के लिए भी मुनीर जिम्मेदार हैं। मजे की बात यह है कि मौलाना डीजल अब मुनीर के जख्मों पर यह नमक छिड़क रहे थे, तब वहां मौजूद सेना की सताई आवाम फौज के खिलाफ ही शर्म करो के नारे लगा रही थी। बात बात पर परमाणु बम की धमकी देने वाले मुनीर को उनके ही मुल्क के मौलाना ने आईना दिखा दिया है। इसीलिए मौलाना फजलुर रहमान उर्फ मौलाना डीजल का परिचय डिटेल में जानना जरूरी है। ये डेरा इस्माइल खान के रहने वाले हैं, जमीयत उलेमा इस्लाम के अध्यक्ष हैं, इस्लामी विद्वान कहे जाते हैं। फरवरी 2024 से नेशनल असेंबली के सदस्य हैं। कई बार आपने इनको दहाड़ते वहां पर देखा होगा, कई वीडियोस इनके वायरल भी हुए हैं। पाकिस्तान में शरिया कानून लागू कराना चाहते हैं। इन्हें शहबाज शरीफ का करीबी समझा जाता है, इसीलिए इनकी जुबान कई बार आपने इमरान खान के खिलाफ सुनी होगी। शहबाज ने 2022 में मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलकर इमरान खान को अपदस्थ किया था और नई सरकार बनाई थी। मौलाना डीजल पश्तून समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। पाकिस्तान में फौज की सदाए पश्तून समुदाय की सबसे बड़ी आवाज है। सबसे बड़ी बात, अफगान तालिबान के कट्टर समर्थक हैं और इन दिनों अफगान तालिबान मुनीर का सबसे बड़ा दुश्मन है। यानी मौलाना फजलुर रहमान एक तरह से पाकिस्तान के अंदर अफगान तालिबान का प्रतिनिधित्व करते हैं और सीधे मुनीर को चुनौती दे रहे हैं। वैसे मौलाना ने जिस सरेंडर की शर्मनाक याद मुनीर को दिलाई है, अब आपको उसी इतिहास से जुड़ी तस्वीरें देखनी चाहिए। ये वो घटना है जिसका जिक्र करके मौलाना डीजल ने कहा कि पाकिस्तान की फौज ने पूरे मुल्क की नाक कटवा दी। ध्यान से देखिएगा। 1971 के युद्ध की बात, यह तस्वीर आपको याद है? एपिक तस्वीरें हैं ये, देखते रहिएगा। 1971 के युद्ध में भारत के सामने पाकिस्तान के 93,000 जवानों को घुटने के बल बैठकर हथियारों के साथ सरेंडर करना पड़ा था। इस सरेंडर का जिक्र करना भी पाकिस्तान में गुनाह माना जाता है। ये देखिए जरा। लेकिन मौलाना डीजल ने मुनीर का सच से सामना करा दिया है। हालांकि इस चक्कर में उन्होंने तथ्यों को थोड़ा घुमाने की कोशिश की, क्योंकि पाकिस्तान के जवानों ने यह सरेंडर तत्कालीन सिख लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने किया था। जगजीत सिंह अरोड़ा के बगल में बैठकर पाकिस्तान के तत्कालीन लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला नियाजी ने आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर दस्तखत किए थे। खैर, यह एक इतिहास है और वर्तमान में मौलाना डीजल मुनीर के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकते हैं, इसका अंदाजा मुनीर इस बात से लगा सकते हैं कि 1980 के दशक में यही मौलाना फजलुर रहमान लोकतंत्र बहाली आंदोलन का हिस्सा थे। इस आंदोलन का गठन जनरल जियाउल हक के तानाशाही शासन को खत्म करने के लिए किया गया था। अब वही मौलाना डीजल मुनीर की तानाशाही को कुचल देना चाहते हैं और मुनीर के खिलाफ खुलेआम हुंकार भर रहे हैं। खैर,
कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का आशीर्वाद भी असीम मुनीर के काम नहीं आ रहा है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिशियल रेजिडेंस से कुछ ही दूरी पर जो कुछ हुआ उसने ट्रंप को हाई अलर्ट कर दिया। खबर अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी से है, जहां एक ऐसी घटना हुई है जिसे शुरुआत में तो अमेरिका ने एक सिंपल शूटिंग, नॉर्मल शूटिंग कहकर दबाने की कोशिश की, जो कि अमेरिका में बहुत आम बात है। लेकिन जैसे ही फायरिंग की इस घटना के मुख्य किरदार की पहचान सामने आई तो ट्रंप को कहना पड़ा कि यह आतंकी हमला है। आज हम आपको बताएंगे कि व्हाइट हाउस के पास फायरिंग की जो घटना हुई, क्या उसमें हमलावर ने गलती से नेशनल गार्ड्स को निशाना बनाया था या फिर उसके टारगेट पर खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे। और उससे भी बड़ी बात, जिस शख्स ने हमला किया उसे खुद अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने ट्रेनिंग दी थी। अनबिलीवेबल। दरअसल यह घटना वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस से थोड़ी दूरी पर घटी। थोड़ी दूरी पर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रहमानुल्लाह लाकनवाल नाम का हमलावर वहां घात लगाकर बैठा था। फिर अचानक उसने अपने बैग से बंदूक निकाली और वहां मौजूद नेशनल गार्ड्स पर गोलियां चला दी। उसके हमले में 2 नेशनल गार्ड्स बुरी तरह घायल हो गए, जबकि तीसरे ने जवाबी फायरिंग करते हुए हमलावर को घायल कर दिया। यहां तक की कहानी सिंपल, लेकिन कहानी में जो सबसे इंटरेस्टिंग एलिमेंट है वो है हमलावर की पहचान। क्योंकि जैसे ही हमलावर की पहचान पब्लिक हुई, घटना में ट्विस्ट आ जाता है। जिस रहमानुल्लाह लाकनवाल ने अमेरिकी नेशनल गार्ड्स को गोली मारी, वो अफगानिस्तान में अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस में सेवाएं दे चुका है, यानी वो कोई एक वेल ट्रेन्ड सैनिक था। चौंकाने वाली बात यह है कि वो अफगानिस्तान में उसी आर्मी यूनिट में था जिसे अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने ट्रेनिंग दी थी। वो 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका आया और 2024 में उसे शरणार्थी का दर्जा दिया गया। अब जिस शख्स ने अमेरिकी सेना के लिए अपनी सेवाएं दी हो, उसका इस तरह से अमेरिकी सैनिकों पर हमला करना बहुत बड़ा फैक्टर है, एलिमेंट ऑफ डाउट क्रिएट करता है। हालांकि सोशल मीडिया पर कई लोगों का मानना है कि हमला नेशनल गार्ड्स पर नहीं किया गया था, बल्कि टारगेट पर कोई और था। हमलावर के निशाने पर थे खुद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। इस थ्योरी के पक्ष में कई दलीलें दी जा रही हैं। एक यह है कि जिस रूट पर रहमानुल्लाह ने नेशनल गार्ड्स को निशाना बनाया, उसे अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां व्हाइट हाउस अप्रोच पाथ कहती हैं। यह वही रास्ता है जिस पर किसी भी हमलावर के कदम पड़ने का मतलब सीधे व्हाइट हाउस पर खतरा माना जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि हमला व्हाइट हाउस में घुसने का टेस्ट रन हो। इसके अलावा विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि किसी भी असैसिनेशन अटेम्प्ट को सीधा अंजाम नहीं दिया जाता है। हत्यारा पहले टेस्ट शॉट लेता है, रूट चेक करता है और सुरक्षा कर्मियों का रिएक्शन टाइम नापता है। तो हो सकता है कि रहमानुल्लाह यह हमला भी उसी टेस्ट रन का हिस्सा हो। हालांकि इस तरह की थ्योरी को लेकर व्हाइट हाउस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया पर कई लोग इस घटना को ट्रंप की हत्या की कोशिश से जोड़कर देख रहे हैं। इस हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप भी काफी गुस्से में नजर आए। उन्होंने इसे आतंकी घटना करार दिया और कैश पटेल के नेतृत्व में FBI की बड़ी टीम को जांच में लगा दिया है। अगर बात टेस्ट रन की है तो आपको बता दें, 9/11 की घटना होने से कई साल पहले 90s में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बेसमेंट में रैमजी यूसुफ या यूसुफ रैमजी ने एक कार बॉम्ब प्लान करने की कोशिश की थी। और उसके बाद कहां घटना को अंजाम दिया गया, कब, खैर चिंताजनक बात है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस घटना के बाद जिस तरह से रिएक्ट किया है, वो किसी साधारण फायरिंग की घटना की तरफ इशारा नहीं करता है। डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत अमेरिका में अफगान नागरिकों की एंट्री बंद कर दी है। साथ ही वॉशिंगटन डीसी की सुरक्षा के लिए 500 नेशनल गार्ड्स को भेजने का ऐलान कर दिया है और कहा है कि इस घटना में शामिल सभी लोगों को भारी कीमत चुकानी होगी। अगर ये कोई साधारण हमला होता तो अमेरिकी राष्ट्रपति इतने बड़े फैसले नहीं लेते। इन फैसलों के आधार पर भी कई लोग कह रहे हैं कि यह हमला अमेरिका के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को निशाना बनाने के लिए किया गया था।
सोचिए जरा। खैर, आप खबरों का रुख सीधे बंगाल की ओर करते हैं और एक चीज मैं आपको बता दूं, अब आप लगभग रोज बंगाल की खबरें देखने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि चुनाव नजदीक हैं और चुनाव नजदीक हैं तो कंट्रोवर्सी तो होगी। खैर, ट्रंप के गुस्से की आग में काबुल जलेगा या बचेगा ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में बाबरी पर जो नैरेटिव बना है वो हिंदू मुस्लिम वाले सियासी शोले तीव्र गति से भड़का रहा है। बाबरी मस्जिद के जवाब में गीता के श्लोक और राम मंदिर लॉन्च हो चुके हैं। 2026 के चुनावी महाभारत में भले ही देर हो, लेकिन धार्मिक शक्ति प्रदर्शन में जरा भी देरी नहीं दिख रही है। तारीख से लेकर वक्त और लोकेशन तक सब फिक्स है। 2 हफ्ते के अंदर बंगाल बहुत बड़ा हॉटस्पॉट बन सकता है। धर्म वाले एजेंडे में सबको अपने वोटों की लहलहाती फसल दिख रही है। स्क्रिप्ट तैयार है, किरदार भी एक्शन मोड में है। फिक्र के फैंस को हमने कल ही 6 दिसंबर को बाबरी वाली कहानी बताई थी। इसके बाद गंगा में पानी काफी बह चुका है। कोलकाता से दिल्ली तक 2 तारीख इस वक्त चर्चा में है, 6 दिसंबर और 7 दिसंबर। देखिए, ममता बनर्जी के बड़बोले विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को न्यू बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया, तो 7 दिसंबर को मंत्रोच्चार के साथ गीता का सामूहिक पाठ होगा। बाबरी वाले कार्यक्रम में हजारों लोगों के आने का अनुमान है, जबकि गीता पाठ में 5 लाख लोगों के जुटने का अनुमान है। बाबरी कार्यक्रम के लिए इमामों को न्योता दिया गया है, जबकि गीता पाठ में करीब 2000 साधु संतों को निमंत्रण है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर और गवर्नर को भी न्योता भेजा जाएगा। हुमायूं कबीर के प्रोग्राम में एक विशेष समुदाय पर फोकस है, जबकि गीता पाठ में सभी समुदायों को बुलावा भेजा जा रहा है। बाबरी मस्जिद की लोकेशन मुर्शिदाबाद का मुस्लिम बहुल इलाका बेलडांगा है, वहीं गीता का सामूहिक पाठ यहां से 200 किलोमीटर दूर कोलकाता के परेड ग्राउंड में होगा। वैसे बंगाल में सामूहिक गीता पाठ 2023 में भी हुआ था, लेकिन इस बार टाइमिंग। सनातन संस्कृति संसद की ओर से स्वामी प्रदीपानंद महाराज ने कार्यक्रम की जानकारी दी। उनका दावा है कि बड़े स्तर पर तैयारियां हैं। नेपाल और बांग्लादेश से भी साधु संतों की टीम पहुंचने वाली है। गीता जयंती इस बार ब्रिगेड में होगा। 7 दिसंबर सवेरे 9 बजे से मूल अनुष्ठान शुरू होगा एवं इसी अनुष्ठान में इस बार 5 लाख लोग का आह्वान किया गया है, जो सब आएंगे और गीता पाठ करेंगे। उत्सव में करीबन 2000 साधु संत भारत की विभिन्न प्रांत से आने का उन्होंने इच्छा व्यक्त किया है और बड़ा हर्ष से हम लोग उन लोग का आह्वान कर रहे हैं। भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी को हम लोग निमंत्रण भेज दिए हैं। प्रधानमंत्री जी, लोकसभा के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, सबको ही हम लोग निमंत्रण बीते 2 दिन हो गया हम लोग भेज दिया है। वैसे बंगाल में मामला सिर्फ बाबरी मस्जिद और गीता पाठ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका धार्मिक एक्सटेंशन भी हो चुका है। इसमें राम मंदिर की भी एंट्री हो चुकी है, लेकिन ये अयोध्या का भव्य राम मंदिर नहीं, बल्कि बंगाल का राम मंदिर है, जिसका संकल्प बीजेपी के एक नेता ने लिया है। जिस मुर्शिदाबाद में बाबरी के बैनर लगे हैं, उसी मुर्शिदाबाद में राम मंदिर वाले पोस्टर भी लगाए गए हैं, जिन पर राम मंदिर के मॉडल के साथ प्रभु राम की तस्वीर भी लगी है। पोस्टर पर जय श्री राम का उद्घोष है। तारीख लिखी है 6 दिसंबर 2025। जिस जगह ये मंदिर बनाने का जिक्र है वो लोकेशन है मुर्शिदाबाद का बरहमपुर। यानी बीजेपी और टीएमसी के बीच बंगाल में अभी से मंदिर मस्जिद वाला पोस्टर वॉर शुरू है। हुमायूं कबीर को उनके ही घर मुर्शिदाबाद में ये चैलेंज दिया बीजेपी नेता शंखवाहा सरकार ने। मतलब न्यू बाबरी का जवाब सिर्फ गीता पाठ से नहीं, राम मंदिर से भी दिया जाएगा। इससे बंगाल में मंदिर मस्जिद की सियासत और हिंदू मुस्लिम वाली चिंगारी को और हवा मिल गई। मैं क्यों करने, ये जवाब तो मेरा पास है नहीं। मैं करूँगा बोल दिया कि विवादी मन कौन कुछ बोला,
कोई सारा देश में क्या चर्चा हो रहा है वो तो होने दीजिए। मेरा मस्जिद बनाने का हक है, मैं मस्जिद बनाएगी तो आपका चर्चा करने का क्या ज़रूरत है? सर, मस्जिद को लेकर कोई विवादित नहीं है, लेकिन बाबरी मस्जिद इस नाम पे ही विवादित। अरे बाबरी मस्जिद तो मैं रखूंगी। मैं पहले तो बोल दिया, तो 6 दिसंबर को उसका गौरव दिवस है। वो दिवस को मैं बहरमपुर में 6 दिसंबर को राम मंदिर में बनाएंगे। उस दिन हमारा प्रदेश और केंद्र वो साधु सन्यासी से आमंत्रण हो रहा है, आमंत्रित। तो 6 दिसंबर राम मंदिर उसको बहरमपुर में बनाएंगे। राजनीति में हर चाल के पीछे नफा नुकसान वाली थ्योरी तो होती है, हम जानते हैं। आंकड़ों से लगता है कि बंगाल में मजहबी प्लान की आड़ में वोटों के शुद्ध लाभ वाला बड़ा गेम चल रहा है। 2011 की जनगणना के मुताबिक बंगाल में कुल 9 करोड़ की आबादी में लगभग 2.5 करोड़ मुस्लिम हैं, यानी 27% से थोड़ा ज्यादा, जो राज्य की 294 विधानसभा सीटों में करीब 120 सीटों पर जीत हार में निर्णायक माने जाते हैं, डिसाइडिंग फैक्टर। अगर पिछले 2 विधानसभा चुनाव में वोटिंग का ट्रेंड देखें तो मुस्लिम मतदाता की पसंद टीएमसी बनी हुई है। 2016 में 51% मुस्लिम वोटर्स का समर्थन ममता बनर्जी को मिला। 2021 में यह आंकड़ा बढ़कर 75% हो गया है, जबकि इन दोनों चुनावों में हिंदू वोटर्स के समर्थन में कमी देखी गई। जाहिर है बाबरी बनाम गीता पाठ और राम मंदिर वाला संदेश चुनाव से पहले पूरे बंगाल में फैलने वाला है। नेता और राजनीतिक दलों की एक कोशिश होगी कि चिंगारी सुलगती रहे। शायद कोशिश धार्मिक ध्रुवीकरण की है ताकि उस नाम पर चुनावी फायदा लिया जा सके। जिसका खून में, जिसका देहों में बाबर का खून दौड़ेगा वो बाबरी मस्जिद ही बनाएगा। He is nothing but a MLA who won the election with the name and symbol of Mamata Banerjee and Trinamool Congress. पूरा देश देख रहे हैं ना कि पश्चिम बंगाल को कैसे पश्चिम बांग्लादेश बना दिया ममता बनर्जी, और बनाने का कगार पे खड़ा कर दिया। अगर किसी ने हिम्मत दिखा दिया जब बाबरी मस्जिद फिर से हिंदुस्तान में बनेगा तो भारत चुप नहीं बैठ रहा है। वो जो बात अभी चल रहा है तो दुख की बात है। वो लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं वो लोग समझेगा, हम लोग उसका क्या बोलेगा। वो हमारा मेरा जो हाई कमांड है वो उसी ध्यान देंगे, उसकी तरफ शेर कट के लेके आएंगे। ये बहुत दुख की बात है। हम लोग ऐसा ठीक नहीं है ऐसा बात। हम लोग चाहते हैं ये अभी अभी विड्रॉ कर लीजिए, नहीं तो एक फसाद हो जाएगा देश भर में। मैं भी 6 दिसंबर को प्लान कर रहा हूं कि मथुरा कृष्ण भूमि के दर्शन किए जाएं, और अभी प्लान चल रहा है, लोगों के साथ चर्चा हो रही है। अगर मैं मथुरा में रहा तो मैं जन्मभूमि दर्शन करूंगा और सरकार से प्रार्थना भी करूंगा। और फिक्र में अब हमारा जो अगला पार्ट है उसको शायद एक शब्द में कहें तो तकरार। ध्यान से देखिएगा, राजनीतिक खबरों की फाइल का अगला पन्ना खोल रहे हैं, जहां महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों पड़ोसी राज्यों में काफी रोमांचक और अंदरूनी विवाद है, काफी तकरार है। रोमांचक इसलिए क्योंकि इसमें विवाद पैदा करने वाले बाहरी नहीं बल्कि आपस के ही लोग हैं, और वो विवाद की आग को बनाए रखने के लिए बयानों वाले घी का काफी इस्तेमाल कर रहे हैं। महाराष्ट्र में महायुति के अंदर बीजेपी और शिवसेना शिंदे के बीच लंका जलाने पर झगड़ा है। राज्य में स्थानीय निकाय के चुनाव हैं और इसमें दोनों दल एक दूसरे के खिलाफ काफी तीखे बाण छोड़ रहे हैं। दूसरा विवाद कर्नाटक कांग्रेस में है, जहां सीएम की कुर्सी को लेकर सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार अपनी अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में लगे हैं और हाईकमान को बीच बचाव के लिए आगे आने पड़ा है। खैर, सबसे पहले महाराष्ट्र की बात करते हैं, जहां तनावपूर्ण बयानों ने बीजेपी और शिवसेना शिंदे को चारों तरफ से घेर लिया है। पहले से ही एक दूसरे के दलों के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने को लेकर मनभेद के शिकार हो चुके नेताओं ने बयानों से एक दूसरे पर हमला शुरू कर दिया है। नया मामला यह है कि महाराष्ट्र के पालघर जिले में डहाणू नगर परिषद के चुनाव हैं। यहां दोनों दलों की तरफ से राजनीतिक रैलियां हो रही हैं, जिसमें सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच का मतभेद या मनभेद
अब सार्वजनिक मंचों पर दिखने लगा है। दोनों नेता एक दूसरे को घेरने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। पिछले हफ्ते दहाड़ू में एकनाथ शिंदे ने बीजेपी उम्मीदवार को अहंकारी और रावण जैसा कहा था और 2 दिसंबर को लंका जलाने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि रावण भी अहंकारी था, इसीलिए उसकी लंका जली। 2 दिसंबर को दहानू की जनता भी वैसा ही करेगी। अब दहानू की ही रैली में देवेंद्र फडणवीस ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कोई कहे कि वो हमारी लंका जला देंगे तो जलाने दो, हम लंका में रहते ही नहीं, हम राम के भक्त हैं, रावण के नहीं। एक बार सुनिए दोनों नेताओं ने क्या कुछ कहा, फिर विवाद की गहराई में चलेंगे। नगराध्यक्ष ज्यांना म्हणून आपण निवडून देणार आहोत ते आपल्या सर्वांचे लाडके कोणी हे म्हणालं असेल की तुमची लंका जाळून टाकतो वगैरे, आपण लंकेत राहतच नाही, आपण तर रामाचे अनुयायी आहोत, रावणाचे आहोत का? बस, आणि तू तो भरतच आहे, रामाचा छोटा भाऊ। आता रामाच्या भावाची लंका असू शकते का? नाही। त्यामुळे अशा गोष्टी इलेक्शन मध्ये बोलाव्या लागतात, त्या मनावर घ्यायच्या नसतात। आपण जय श्रीराम वाले लोक आहोत। आपण सगळेजण एकत्र आलेला आहात, एकाधिकारशाहीच्या विरोधामध्ये एकत्र आलेला आहात, अहंकाराच्या विरोधामध्ये एकत्र आलेला आहात। अहंकार तर रावणासारखा अहंकार होता, रावणाची लंका जळून खाक झाली अहंकारामुळे। आणि तुम्हाला 2 तारखेला तेच काम करायचं आहे, तेच काम करायचं आहे। अरे भाई, दहानू कोई लंका में नहीं है, दहानू हमारे भारत में है। तो भारत में कोई लंका नहीं है जो जलाओगे आप लोग। और देवेंद्र कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे रावण है, एकनाथ शिंदे कह रहे हैं देवेंद्र जी रावण है। ये चल क्या रहा है? ये मतलब ये रावण कौन है और राम कौन है और लंका कहाँ है? दहाड़ू के एक छोटे से नगर परिषद की चुनावी लड़ाई ने महाराष्ट्र के 2 बड़े राजनीतिक शख्सियतों शिंदे और फडणवीस के बीच में तनाव को उजागर कर दिया है। 2 दिसंबर को दहाड़ू नगर पालिका के जो भी चुनावी नतीजे आएंगे, महाराष्ट्र में महायुति के आने वाले समय में जो दूरियां बढ़ रही हैं उस पर भी बड़ा प्रकाश डालेंगे। दरअसल शिंदे की शिवसेना बीजेपी को दहाड़ू की सत्ता से बाहर करना चाहती है। इसके लिए शिंदे ने दहाड़ू में एनसीपी के दोनों पक्षों को साथ लेकर बीजेपी को टक्कर देने का ऐलान किया था। अजीत पवार और शरद पवार की एनसीपी दोनों ने शिवसेना को समर्थन दे दिया है और फिर वहीं से यह मामला बढ़ता चला गया। हालांकि फडणवीस और एकनाथ शिंदे में लंबे समय से मनमुटाव की खबरें आती रही, टेंशन तो है ऐसा लगता है, लेकिन अब मंच से दोनों एक दूसरे को खुलकर ललकार रहे हैं और इसकी वजह है कल्याण डोंबिवली में शिंदे के बेटे श्रीकांत के करीबियों को बीजेपी में शामिल कर लिया गया। इस फैसले के विरोध में शिवसेना ने कैबिनेट की बैठक का बहिष्कार किया। शिंदे ने इस मुद्दे पर फडणवीस से नाराज होकर दिल्ली जाकर अमित शाह से शिकायत की। यानी स्थानीय चुनाव की गर्मी अब सीधे सत्ता के छेड़ तक पहुंच चुकी है। वैसे पालघर के चुनाव में मुकाबला भले ही स्थानीय हो, लेकिन भाषा और आरोपों का स्तर विधानसभा सरीका हो गया। दोनों ही नेता धार्मिक प्रतीकों जैसे राम, रावण, लंका का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह चुनाव रणनीति मतदाताओं की भावनाओं को साधने और अपने अपने वोट बेस को मजबूत करने की कोशिश है, लेकिन इससे महायुति के भीतर की खाई और भी चौड़ी होती जा रही है। राजनीति के जानकार इसे स्थानीय चुनाव में घटित बड़ा गठबंधन संकट मान रहे हैं। अब ये संकट कितना बड़ा होगा ये 3 दिसंबर को तभी पता चलेगा अब स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे। वैसे त्रेता युग में सोने की लंका बजरंगबली की लंबी पूंछ से जली थी, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में लंका लंबी जुबान से जलाई जा रही है। और विडंबना यह है कि स्थानीय निकाय के चुनाव में एक दूसरे की लंका जलाने वाले मुंबई में सोने जैसी सत्ता साथ साथ ग्रहण करते हैं और वहां जुबान नहीं चलाते हैं। खैर, अब यह मसला था एनडीए का। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कहानी ट्विस्ट है। महाराष्ट्र का नेबरिंग स्टेट है, कर्नाटक चलते हैं। महाराष्ट्र में गठबंधन के दलों के बीच टकराने की आवाज आ रही है तो पड़ोसी राज्य कर्नाटक में एक ही दल के 2 नेता, और वो भी स्टॉलवर्ड्स, जोर जोर से टकरा रहे हैं। बेंगलुरु में हो रहे इस टकराव की आवाज इतनी ज्यादा है कि इसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है।
मामला कर्नाटक में सीएम पद पर कब्जे को लेकर है, जहां सिद्धरामैया बनाम डीके शिवकुमार में कुर्सी की जंग क्लाइमैक्स तक पहुंच चुकी है। सिद्धरामैया सीएम की कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं दिखाई दे रहे हैं और डीके शिवकुमार डिप्टी सीएम से सीएम के पद पर प्रमोट होना चाहते हैं। इसको लेकर दोनों अपनी अपनी लॉबिंग कर रहे हैं और अब मामला हाईकमान के पावर कॉरिडोर में है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज पहली बार सार्वजनिक रूप से कहते हैं कर्नाटक में चल रहे नेतृत्व के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए राहुल गांधी, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार समेत वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक बुलाएंगे। खड़गे ने बताया कि इस बैठक में नेता इस मुद्दे को सुलझाएंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे, जिससे कर्नाटक में नेतृत्व के मुद्दे से जुड़ा जो भी भ्रम है वो खत्म हो जाएगा। देखिए, इसकी बैक स्टोरी आपको बताने वाले हैं। दरअसल 20 नवंबर को कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार को 2.5 साल पूरे हो गए। आधा कार्यकाल पूरा होते ही मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों के बीच पार्टी में सत्ता संघर्ष तेज हो गया। यह विवाद सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार के बीच 2023 में हुई कथित साझेदारी समझौते के कारण उठा है। देखिए, यूजुअली होता यह है कि अगर दो पार्टीज मिलकर सरकार बनाती हैं तो 2.5 साल का फॉर्मूला उन पार्टीज को दिया जाता है। यहां पर तो एक ही पार्टी है, इसमें 2 लीडर्स को यह फॉर्मूला दिया गया है, ऐसी खबरें। एक तरफ खड़गे अब बैठक बुलाना चाहते हैं, दूसरी तरफ सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अपने आवास पर वरिष्ठ मंत्रियों और करीबी माने जाने वाले नेताओं के साथ एक बैठक की। इस बैठक में जी परमेश्वर, सतीश जारकिहोली, HC महादेवप्पा, के वेंकटेश और KN राजन्ना शामिल थे। My reaction is nothing. For us, party is more important than everything. I am not claiming anything right now. Whatever the party, in the interest of the best interest of the party, we'll all work together and see that the success of our party is more important than individual thing. टीम है, जब हमारी पूरे हाईकमांड की टीम बैठ के चर्चा करके निर्णय लेगी। यही बात खड़गे साहब की, तो उन्होंने तो कहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, जो करना हाईकमान को करना है। तो खड़गे साहब क्या बोलते हैं कोई बहुत बड़ा महत्व उसका नहीं है। गांधी परिवार के तथाकथित वारिस क्या बोलते हैं उसका वहाँ महत्व है। और ये सिर्फ फुटबॉल कांग्रेस की तकदीर अब भविष्य में यही है। In this situation, anything. Why are they so worried? Because they say they cannot address the public issue if the issue is not resolved. Who is addressing? We are here to address public issues, not them. We are the elected government. We are the elected party. There are no issues only to resolve. कर्नाटक में वहाँ की सरकार अंतिम सांस ले रही है, आपस में उलझे हुए हैं। डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया आपस में उलझे हुए हैं। एक कह रहे हैं उनसे कमिटमेंट था मुख्यमंत्री बनाने का, एक कह रहे हैं कि हमने सरकार लाई तो हमें पूरा कार्यकाल पूरा करने का कमिटमेंट है। और बीच में खड़गे साहब को भी लग रहा है कि उनका बेटा बन जाए। ये तो अब दिल्ली में तय होगा कि कर्नाटक में आगे क्या होना है, लेकिन इससे पहले दोनों तरफ से काफी चालें चली जा चुकी हैं। सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक में 2.5 वर्ष सिद्धरामैया और 2.5 वर्ष डीके शिवकुमार वाला फॉर्मूला लगाया गया था। शुरुआत सिद्धरामैया से हुई और अब जैसे ही 2.5 साल का वक्त करीब आया तो डीके शिवकुमार ने अपनी मांग आलाकमान तक पहुंचा दी। वहीं इस बीच सिद्धरामैया ने अपनी मंत्रिमंडल में फेरबदल की मांग कर दी है। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद अगस्त महीने में राहुल गांधी के सामने दोनों की अलग अलग मुलाकात कराई गई, लेकिन राहुल ने दोनों को कहा कि फैसला लेने तक दोनों अपना काम करते रहिए। तब यह मामला राहुल के सामने लंबित, तभी से। खैर, इस बीच समय बीतता देख डीके शिवकुमार ने दबाव बढ़ाने के लिए विधायकों को दिल्ली भेजना शुरू कर दिया। कुछ विधायकों ने कैबिनेट में जगह के लिए सिद्धरामैया के हक में, तो कुछ ने डीके को सीएम बनाने के लिए बयानबाजी भी शुरू कर दी। पूरे मामले में डीके शिवकुमार को इतनी सफलता जरूर मिली है कि सिद्धरामैया की कैबिनेट फेरबदल की मांग को भी ठंडे बस्ते में यह कहकर डाल दिया गया है कि पहले नेतृत्व पर राहुल गांधी को फैसला लेने दीजिए, अन्यथा यह संदेश जाएगा कि सिद्धरामैया ही सीएम बने रहेंगे। अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि आलाकमान यानी वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी मिलकर फैसला लेंगे।
सोनिया गांधी फिलहाल विदेश में हैं और 4 या 5 दिसंबर को लौटने की संभावना है। दरअसल आला कमान की मुश्किल यह है कि आज बीजेपी की ताकत देखते हुए उसको सिद्धरामैया जैसे बड़े कद वाले मास लीडर और अपनी जाति कुर्बा के सबसे बड़े नेता की जरूरत है, तो वहीं डीके शिव कुमार जैसे शानदार मैनेजर, मेहनती, वफादार और खांटी कांग्रेस की नाराजगी भी मोल नहीं लेना चाहती। हालांकि उम्र के 80 बरस पार कर चुके सिद्धरामैया के सामने डीके की उम्र सिर्फ 63 साल है। साथ ही लोकसभा चुनाव में डीके शिव कुमार के सांसद भाई डीके सुरेश 2024 का चुनाव हार गए, जिसने डीके को कमजोर किया। वहीं विधायकों की संख्या के मामले में भी सिद्धरामैया डीके से कहीं आगे। जाति की बात करें तो डीके वोकालिका समाज से आते हैं, जिस जाति से देवगौड़ा परिवार भी आता है, यानी उसके भी सबसे बड़े नेता नहीं हैं। इसके अलावा ईडी के मामले भी डीके शिव कुमार पर चल रहे हैं, जिसके तहत उनको सितंबर 2019 में जेल भी जाना पड़ा था। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर कांग्रेस हाईकमान जल्दबाजी के बजाय मजबूत और लंबे समय वाला फैसला लेना चाहता है। यानी कि आज के हालात में नेतृत्व परिवर्तन करना है या नहीं, अगर करना है तो अभी करना है या थोड़े वक्त के बाद करना है, इसी सब के चलते देरी हो रही है। लेकिन कर्नाटक में नेताओं की बेचैनी बढ़ रही है। एक तरफ बैठक करके मुद्दे को सुलझाने की कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ प्रेशर पॉलिटिक्स भी जारी है। वोकालिका संघ निर्मला नंदनाथ स्वामी ने कहा है कि डीके शिव कुमार को कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री बनना चाहिए। शिव कुमार वोकालिका समुदाय के एक प्रमुख नेता है, जिसकी पुराने मैसूर क्षेत्र में काफी पकड़ है, जबकि सिद्धरामैया ओबीसी की कुर्बा जाति से आते हैं। कर्नाटक की सियासत में दोनों जातियों का अपना दबदबा है। शिव कुमार जिस वोकालिका समुदाय से आते हैं, वहां वह करीब 48 विधानसभा सीटों पर प्रभाव रखता है। कर्नाटक में कुर्बा जाति की आबादी करीब 7% है और ये लोग करीब 25 सीटों पर खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। राज्य में किसी भी नेता की लोकप्रियता के मामले में भी सिद्धरामैया सबसे आगे हैं, जबकि डीके शिव कुमार को कांग्रेस का मैन फ्राइडे यानी संकट मोचक माना जाता है। वोकालिका को जेडीएस का कोर वोट बैंक माना जाता है। जेडीएस के संस्थापक देवगौड़ा और कुमारस्वामी वोकालिका समुदाय से आते हैं, लेकिन डीके शिव कुमार के कारण वोकालिका समुदाय कांग्रेस की तरफ देख रहा है। बीजेपी के पास वोकालिका समुदाय का कोई प्रभावी चेहरा नहीं है, तो दूसरी तरफ जेडीएस की राजनीतिक ताकत कमजोर हुई है। कांग्रेस वोकालिका को नाराज नहीं करना चाहती है, लेकिन सिद्धरामैया को भी नाराज करना उसके लिए मुश्किल है। खैर, अब बात करते हैं ट्वीट वॉर की। इस पूरे विवाद के बीच कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने इशारों में डीके शिव कुमार को जवाब दे दिया है। यह जवाब डीके शिव कुमार की उस पोस्ट पर दिया गया है, जिसमें एक पोस्टर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा था कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी ताकत है अपनी जुबान का पक्का होना। शब्दों की शक्ति ही दुनिया की शक्ति है। डीके शिव कुमार के इस पोस्ट के जवाब में देर शाम सीएम सिद्धरामैया ने एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने कुछ योजनाओं को लॉन्च करते हुए एक पोस्टर शेयर किया। इस पोस्टर में लिखा गया है, आवर वर्ड टू कर्नाटका इज नॉट अ स्लोगन, इट मीन्स द वर्ल्ड टू अस। वर्ड से वर्ल्ड तक, यानी हमने जो जुबान कर्नाटका को दी है वो कोई स्लोगन या नारा नहीं, बल्कि वो हमारे लिए सब कुछ है, पूरी दुनिया है। तो कुल मिलाकर एक दूसरे को दी गई जुबान की याद दिलवाते हुए दोनों नेता अब इशारों से हमलावर नजर आ रहे हैं। कर्नाटक में दो दिग्गज कांग्रेसी नेताओं के बीच टकराव हो रहा है, तो आज बिहार नतीजों को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की ही मीटिंग में गोली और बारूद वाली धमकी सुनाई देने लगी। बंदूकबाज और रंगदार नेता आमने सामने आ गए। कहानी बिल्कुल फिल्मी है, डायलॉग भी ऐसे है जैसे क्राइम की कोई वेब सीरीज हो। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की। पार्टी ने वैसे तो बिहार में मिली शर्मनाक हार पर मंथन के लिए दिल्ली में बैठक बुलाई थी, लेकिन उससे पहले ही हार का दंश झेलने वाले नेताओं के मुंह से ठाएं ठाएं की आवाज सुनाई देने लगी। सूत्र बता रहे हैं कि इस दौरान कांग्रेस दफ्तर का तापमान काफी हाई था। हालांकि मौसम अभी ठंडा है, लेकिन असल में हार की समीक्षा के लिए नेताओं को दिल्ली बुलाया गया। बड़े हॉल में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के आने का इंतजार हो रहा था। उसी समय वैशाली से कांग्रेस के उम्मीदवार रहे इंजीनियर संजीव सिंह एक्शन में आ गए। उन्होंने चुनाव से ठीक पहले बाहर से आए और पार्टी का टिकट लेने वाले प्रत्याशियों और फ्रेंडली फाइट को लेकर आरोप लगाना शुरू कर दिया। संजीव सिंह की सीट भी
फ्रेंडली फाइट वाली थी। कुछ प्रत्याशियों ने टोका तो उनके गुस्से की गर्मी बढ़ गई। सूत्र बता रहे हैं कि बार बार टोक रहे पूर्णिया के प्रत्याशी जितेंद्र कुमार और अन्य पैराशूट कैंडिडेट को उन्होंने गोली मारने तक की धमकी दे दी। गाली गलौज भी हुई है। इसके बाद सीनियर नेताओं ने बीच बचाव किया। उस वक्त बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, शकील अहमद खान समेत कुछ अन्य नेता समीक्षा बैठक में मौजूद थे। बाद में राहुल खड़गे को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने कहा कि यह सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पार्टी में लोग आते जाते हैं लेकिन अनुशासन रहना चाहिए। राहुल गांधी, खड़गे और वेणुगोपाल ने 10-10 के बैच में बिहार की हार पर फीडबैक लिया है। बैठक में प्रत्याशियों के अलावा सांसद और वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। सूत्र बता रहे हैं कि नेताओं ने नुकसान की जो वजह बताई हैं वो इस प्रकार है। वजह नंबर 1, टिकट बेचने का आरोप लगाया गया है। वजह नंबर 2, फ्रेंडली फाइट को हार की एक वजह बताया गया है। वजह नंबर 3, पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पर कुछ प्रत्याशियों को हराने का इल्जाम लगाया गया है। वजह नंबर 4, पार्टी में आंतरिक झगड़े को भी हार की एक वजह माना गया है। वजह नंबर 5, आरजेडी से गठबंधन। और वजह नंबर 6, सीट बंटवारे में देरी को नुकसान की एक प्रमुख वजह बताया गया है। बिहार से आए नेताओं ने भविष्य के लिए भी कुछ सुझाव दिए हैं, जिसमें आरजेडी से गठबंधन खत्म करना, नए नेताओं को आगे बढ़ाना और पार्टी को अपने दम पर मजबूत करना शामिल है। लेकिन सवाल है कि अपने बंदूकबाज और धमकीबाज नेताओं से पार्टी कैसे निपटेगी। हालांकि जब यह खबर सामने आई तो इस मामले को ठंडा करने की कोशिश भी शुरू हो गई। अंदर गाली गलौज हो गई। नहीं गलत, कोई झूठ बोला। नहीं बिल्कुल झूठ, एकदम झूठ, एकदम झूठ। हमारे बिहार प्रदेश के पदाधिकारियों को मैंने काफी ताकत एनर्जी के साथ लड़ना चाहिए, वो नहीं हुआ। गठबंधन जो हुआ उसमें बहुत ज्यादा आपसी खींचतान रही। बहुत खिंचा और वो भी 11th आवर में हुआ, तो इसलिए वोटर कंफ्यूज क्या करें नहीं के। और उसमें होने के बाद भी 10-11 सीट में फ्रेंडशिप का मुकाबला फाइन हुआ, ये भी गलत हुआ। अब वक्त आ गया है आरजेडी से अलग होकर अकेले आगे जाने का। हम लोगों ने सुझाव दिया है, ये है जो इन्होंने अपना एस्पैरोगैरा की तरह लोग काम करना शुरू किया। जो कांग्रेस में थे वो भी जो कांग्रेस से बाहर थे, टिकट का हेराफेरी किया गया, बड़े पैमाने में पैसे का हेराफेरी किया गया। ये सब चूक हुई हम लोगों से, जो हम लोग समझ नहीं सकते थे। ये हमने राहुल जी को सुनाया अपने खड़ोटा। आगे बढ़ते हैं और बात आग वाली हाई राइज मुसीबत की करते हैं। यह खबर उन लोगों की फिक्र बढ़ाने वाली है जो महानगरों में बनी बहुमंजिला इमारतों में रहते हैं, खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन जब यह रिपोर्ट देखेंगे तो उनकी चिंता बढ़ जाएगी। सोचिए जरा, यह तस्वीर अब जो आने वाली है हांगकांग से आई है, जहां एक रिहायशी कॉम्प्लेक्स, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स, ये देखिए, भीषण आग लगने से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। पूरा कॉम्प्लेक्स कवर अप हो गया आग से। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयावह, कितनी बड़ी थी। हाई राइज सोसाइटी की इस आग को जिसने भी देखा वो सहम गया। भारत में भी बड़ी संख्या में हाई राइज सोसाइटी है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में हाई राइज सोसाइटी का कल्चर तीव्र गति से बढ़ रहा है। आजकल तो छोटे छोटे शहरों में भी हाई राइज है। ऐसे में इस तरह की तस्वीरें और हादसों को देखकर हमें सबक लेना जरूरी है। हर किसी के मन में सवाल जरूर उठता है कि अगर उनकी सोसाइटी में ऐसा कुछ हुआ तो उसका परिणाम क्या होगा, इसको लेकर तैयारियां क्या है। हांगकांग की भीषण आग वाली तस्वीरों के साथ आज हम हाई राइज सोसाइटी के निवासियों के डर को डिकोड कर रहे हैं। यह सवाल भी लोगों के मन में उठता है कि क्या भीषण आग वाली स्थिति में बहुमंजिला इमारत सुरक्षित है। जो हांगकांग में हुआ, क्या वो कहीं भी हो सकता है। एक अनुमान के अनुसार भारत में 10 से ज्यादा फ्लोर वाली 30,000 से ज्यादा हाई राइज सोसाइटी। आप ये भी जानिए आखिर हांगकांग की सोसाइटी में हुआ क्या। देखिए, हांगकांग की सरकार के अनुसार वांग फुक कोर्ट में यह आग स्थानीय समय अनुसार बुधवार को 2:51 पर लगी। 35 मंजिला इमारत में आग में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। घटनास्थल पर 800 फायर फाइटर्स को तैनात किया गया। खुद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इसको लेकर कॉग्निजेंस लिया। आग को लेवल 5 की कैटेगरी में रखा गया, जो गंभीरता के मामले में श्रेणी 1 से 5 तक के पैमाने पर दूसरा सबसे ऊंचा स्तर है। हांगकांग में 77 साल बाद ऐसी भीषण आग लगी है जिसे लेकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग परेशान हो गए।
हांगकांग के ताइपो क्षेत्र के रेजिडेंशियल बिल्डिंग में पिछले कई घंटों से आग ने तांडव मचा रखा है और ये जो तस्वीरें हैं ये वही बिल्डिंग है जहाँ पर कि 45 लोगों की कैजुअलिटी इस बिल्डिंग के अंदर आग लगने के कारण हुई है और कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। तकरीबन 200 से ज़्यादा लोग जो इसमें घायल हैं वो उनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में किया जा रहा है। सवाल यह है कि हांगकांग में यह आग लगी कैसे? जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार आग के ज्यादा तेजी से फैलने के पीछे की वजह आसपास जारी मरम्मत का काम था। इमारतों के बाहर बांस की मचान लगी हुई थी जो मरम्मत के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। खिड़कियों पर पॉलीस्टीरीन बोर्ड्स पाए गए जिसकी वजह से आग और ज्यादा फैलती चली गई। जांच में पता चला है कि लिफ्ट की खिड़कियों को ढकने के लिए इस्तेमाल किए गए स्टायरोफोम में आग तेजी से फैली। पुलिस ने ठेकेदार समेत 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। आपको यह भी बता दें कि हांगकांग की हाउसिंग सोसाइटी आमतौर पर छोटे और घने फ्लैट्स के लिए जानी जाती है जहां इमारतों के बीच की दूरी मामूली होती है। इसी घनत्व के कारण इस घटना में बड़ी आबादी के प्रभावित होने का खतरा बताया जा रहा है। वोंग फुक कोर्ट जहां आग लगी यहां फ्लैट्स का आकार आमतौर पर 400 से 500 वर्ग फुट के बीच है। ये कॉम्प्लेक्स समुद्र के किनारे है और प्रमुख हाईवे के पास है और सरकारी आंकड़ों के अनुसार यहां तकरीबन 4600 लोग रहते हैं।